जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आपके सारे एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का लेक्चर, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का हमारा टॉपिक है बेटे कि रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी आखिर है क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो आम अल्फाज में एक गाय से साल में एक बच्चा लेना, इसको रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहते हैं। किसको कहते हैं जी? एक जानवर से साल में अगर आप एक बच्चा ले लेते हैं तो समझ लें कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी है वो पीक पे है। तो टारगेट ये है कि जितने जानवर भी फार्म पे हैं उनसे साल में एक बच्चा ले लिया जाए। एक आधा जानवर आपने रखा हो फिर तो ये बड़ा ही आसान है, लेकिन अगर आपके पास जानवर एक से ज्यादा हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी हर्ड पे काम कर रहे हैं जहां पे 100 एडल्ट एनिमल्स मौजूद हैं, तो 100 के 100 एडल्ट एनिमल्स जो है आपको हर साल बच्चा नहीं दे सकते। कुछ प्रेग्नेंट नहीं हो रहे होंगे, कुछ लेट प्रेग्नेंट होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बच्चा फेंक देंगे और आपको दोबारा प्रेग्नेंट करने पड़ेंगे। तो डेयरी फार्म्स पे अगर आपका काविंग इंटरवल कहते हैं एक सूबे से दूसरे सूबे का फासला, अगर ये 420 दिन तक भी आप मैनेज कर लें तो इसके साथ भी आप अपने फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। हमने सेटअप देखे जहां पे काविंग इंटरवल जो है वो 480-500 दिन तक भी देखा गया, लेकिन कोशिश ये करनी है आपने कि काविंग इंटरवल को तकरीबन 420 दिन के आसपास ही घुमा ले तो बेहतर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हर साल अगर आपने एक बच्चा लेना है या अगर आपने काविंग इंटरवल को मैनेज करना है तो उसका आखिर आसान तरीका क्या है, किस तरीके से आप हर साल जानवर से एक बच्चा ले सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। स्टेप नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपकी फीडिंग। याद रखिएगा कि फीडिंग से बेहतर कोई चीज नहीं। अगर मैं जितने भी आपको 6 स्टेप बताऊंगा मैं आज, किस तरीके से आप साल में एक बच्चा ले सकते हो, सारे जानवरों से कोशिश कर सकते हो, उसमें अगर परसेंटेज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस अगर किसी चीज का है तो वो फीडिंग है। फीडिंग का मामला शुरू हो जाता है जानवर के बच्चा देने से। आप लोगों में से किसी ने घर में भैंसे या गायें रखी, किसी के पास है? तो सबसे बड़ा मसला ये होता है जब गाय बच्चा दे दे तो हमारे वड़के एक चीज की टेंशन में रहते हैं कि यार ये जेर फेंक दे, क्यों भाई ऐसी। वो जानवर जो जेर टाइम पे फेंक देता है वो फिर उसकी बच्चेदानी भी ज्यादातर केसेस में क्लियर हो जाती है और वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाता है। अगर मसला यहीं पे खराब हो जाए, जानवर बच्चा दे लेकिन जेर रोक ले, तो फिर उसके कई सारे मसाइल आगे शुरू हो जाते हैं, और ज्यादातर जानवर जो जेर रोक लेते हैं फिर वो साल में बच्चा आपको नहीं दे पाते। अब जेर जो है आप सब लोग जानते हो कि अगर प्लेसेंटा रुक जाती है, जेर रुक जाती है, उसके अंदर एक मेजर वजह जो है आपकी डाइट है। आप लोग एनिमल हस्बेंड्री से हैं, न्यूट्रिशन आप लोग बड़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। डी कैट का आपने पढ़ा होगा, पढ़ा जी, डाइटरी के टाइम डिफरेंस, कि जानवर को बच्चा देने से 1 महीने पहले हम उसका डी कैट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जानवर जब बच्चा दे तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी ना हो और वो काविंग भी आसानी से कर सके, काविंग के बाद जेर भी आराम से फेंक दे, और उसके बाद उसकी बच्चेदानी से जो मैला निकलता है जिसको आप लोशिया बोलते हैं वो भी आराम से तसल्ली से फेंक दे और उसकी बच्चेदानी क्लियर होकर अपने ओरिजिनल साइज पे वापस आ जाए। तो सबसे पहली गेम है खुराक की। खुराक के जरिए आप जानवर की काविंग को सही तरीके से करवा सकते हैं। खुराक के जरिए जानवर जेर सही तरीके से फेंक सकता है। खुराक के जरिए जानवर की बच्चेदानी टाइम पर अपने सही ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। अगर आपकी फीडिंग अच्छी है तो बच्चा देने के बाद जानवर टाइम पर हीट में आएगा। अमूमी तौर पे आपने देखा होगा, हमारे एक ट्रेंड है कि जब जानवर बच्चा दे देता है तो 5-5, 6-6 महीने जानवर हीट में नहीं आते। लोग कहते हैं जी ये दूध दिन दी है, हाँ जी भाई, ये गलत कंसेप्ट है। दूध देने का कतई मतलब ये नहीं है कि अब इसने 6 महीने हीट में नहीं आना।
आपका टारगेट ये है कि आपने बच्चा देने के बाद जानवर को 90 दिन के अंदर प्रेग्नेंट करना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जानवर की 60 से 70 दिन के अंदर इंसेमिनेशन हो जाए, लाजमी हो जाए। तो उसके लिए जारी बात अगर खुराक अच्छी होगी तो तभी वो हीट में आएगा। और खुराक में सारी चीजें शामिल हैं। आप लोगों ने ड्राई मैटर पढ़ रखा है, आप लोगों ने प्रोटीन कंटेंट्स पढ़ रखे हैं। जो खुराक आप दे रहे हैं उसका ड्राई मैटर ठीक होना चाहिए, उसका सीपी ठीक होना चाहिए, उसके अंदर एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके अंदर फाइबर प्रॉपर होना चाहिए, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, शुगर्स, स्टार्च, हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स भी उसके अंदर मौजूद होने चाहिए ताकि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ठीक रहे। और वो कैसे ठीक रहेगा? अगर उसकी सेहत या जिसको आप बॉडी कंडीशन स्कोर कहते हो वो ठीक रहेगी। बॉडी कंडीशन स्कोर ठीक है, सेहत ठीक है, तो इंशाल्लाह दूध की प्रोडक्शन भी ठीक आ रही होगी और जानवर काविंग के बाद टाइम पे हीट में भी आ रहा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी खुराक है कि जानवर को टाइम पे प्रेग्नेंट करना है। फिर खुराक को एक और एंगल से भी देखा जाता है। खुराक जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। पढ़ा आपने? कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। इसी तरह फीडिंग भी दो तरह की है, एक गुड फीडिंग है और एक पुअर या बैड फीडिंग है। आज भी अगर आप पाकिस्तान में सर्वे करवा लें, आप खुद सर्वे कर लें, 50% फार्मर आज भी दो ही चीजें डाल रहे हैं, बनोले की खल और रोटी के टुकड़े, पास साथ में सब्ज चारा डाल देते हैं। भाई रोटी आप खिला सकते हैं, लेकिन रोटी अगर जिस जानवर को आप रोटी या टुकड़े कहते हैं ना, जिस जानवर को आप टुकड़े खिला रहे हो, अगर वो टुकड़े उसकी खुरली से निकाल के आप खुद खा सकते हो तो जानवर भी खा सकता है। सिंपल सा कुड़िया। अगर उसके रोटी पे टुकड़े पे फंगस लगी हुई है तो फिर भैया वो पुअर फीडिंग में आ जाएगी, अब ये नुकसानदेह होगा। इसी तरह जो बनोले की खल है, एक तो पाकिस्तान में कपास, किसी का एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है यहाँ पे, ज़राअत का बैकग्राउंड है ना, कभी कपास की फसल लगी देखी है? कपास पे मेरा ख्याल है कि जितनी फसलें मैं जानता हूं सबसे ज्यादा स्प्रे कपास पे होती है। कोई अंदाजा है आपको इस बात का? तो इतनी ज्यादा स्प्रे, उसके असरात भी कपास में आपको आगे जो खल होती है बनोले की उसमें आते हैं। दूसरे तौर पे बनोले की प्रोसेसिंग हमारे पाकिस्तान में कुछ इस तरह से है कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो है ये टॉक्सिन कैरी कर जाता है। अब बनोले की खल जो है दैट इज हाई इन टॉक्सिन्स। तो अगर आपकी खुराक में टॉक्सिन्स ज्यादा है, फंगल कंटेमिनेशन है, तो ये खुराक से जानवर पेट तो भर लेगा लेकिन उसकी ब्रीडिंग जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। आपके खुराक में अगर एफ्लाटॉक्सिन, डॉन या जॉन, हम उम्मीद तौर पे रिकमेंड करते हैं जहां पे ब्रीडिंग ना आ रही हो वहां पे 3 टेस्ट करवा ले, एफ्लाटॉक्सिन, डॉन, जॉन। अगर खुराक में इन 3 की मिकदार ज्यादा है तो आपका जानवर टाइम पर बच्चा देने की सलाहियत नहीं रखेगा, टाइम पर प्रेग्नेंट नहीं होगा। अगर प्रेग्नेंट है तो बच्चा फेंक सकता है। इसी तरह खुराक के हवाले से हर चीज की एक्सेस बुरी है। अगर आपसे मैं कहूं कि रोजाना आप 20 लीटर पानी पिया करो तो शायद ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह खुराक में एक आजकल ज्यादातर देखा गया है कि खुराक में यूरिया की अन्नेवाह मिकदार मिला दी जाती है। अब यूरिया अगर आप खुराक में ज्यादा डाल देते हो और वो जानवर को खिला देते हो तो उससे जानवर के ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बन। अगर जानवर के ब्लड में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ गया है, रीजन यह है कि आपकी खुराक बैलेंस नहीं है, प्रोटीन बैलेंस नहीं है और आपने बीच में यूरिया का बेजा इस्तेमाल किया है, तो ज्यादा बल के होने की वजह से भी जानवर जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो फीडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आपको इस पे काम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा फीडिंग पे काम कर लेंगे उतनी ही अच्छी आपको फार्म पे ब्रीडिंग मिल जाएगी। याद रखिएगा, हम जब भी किसी फार्म पे जाते हैं प्रेगनेंसी और लोग कहते हैं कि हमारे फार्म पे आप जानवरों को प्रेग्नेंट करें, तो हम सबसे पहले एक ही बात करते हैं कि अगर हमारे बताई हुई फीडिंग को फॉलो कर सकते हो तो देन वी आर रेडी कि हम आपके साथ चलेंगे। अगर आपने हमारी फीडिंग को फॉलो नहीं करना तो हम यहाँ पे आपके जानवरों के साथ फीडिंग ब्रीडिंग प्रोटोकॉल्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाद में रिजल्ट्स जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड होंगे। और अगर रिजल्ट कंप्रोमाइज होंगे तो फिर अभी तो आपको मैं अच्छा लग रहा हूं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको मेरी शक्ल अच्छी लग रही बंद हो जाए।
ये प्राइवेट सेक्टर में ऐसे ही है। अगर आप जब तक काम के हैं आपको बहुत अच्छे से आपको पोछा पाछी लगा कर रखा जाएगा, अगर आप काम के नहीं हैं तो आपको ठुड्डा करा दिया जाएगा। ये फैक्ट है, इसको समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, ये फील्ड की सच्चाई है। तो सबसे पहला क्या है जी, फीडिंग, समझ आ गई इसकी। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाउसिंग। क्या है जी, हाउस से मुराद कि आपने जानवर को किस किस्म के शेड में रखा हुआ है, क्या मौसम की एक्सट्रीम कंडीशंस को बर्दाश्त कर सकता है। आजकल सर्दी का मौसम है, ठीक है, अगर सर्दी के मौसम में जानवर को आपने किसी ऐसी जगह पे रखा है जहां पे रात को शेड नहीं है, आपने कभी देखा हो रात को गाड़ी बाहर खड़ी हो तो सुबह को आते हैं तो सारी पानी से भरी होती है ओस से, अगर ये सारी की सारी ओस जानवर के ऊपर पड़ जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, शेड ना हो, और दूसरा जानवर के बैठने के लिए खुश्क जगह ना हो, तो वो सर्दी को बेहतर से बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसी तरह अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है, आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर का महीना है और आपके पास प्रॉपर शावर्स और फैंस का बंदोबस्त नहीं है, तो ये जानवर जो एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम समर में आपको उस तरह से हीट साइन नहीं देंगे, स्ट्रेस का शिकार रहेंगे। याद रखिएगा, स्ट्रेस जब आती है ना तो ना तो आप भी परफॉर्म कर सकते हैं ना ही एनिमल्स परफॉर्म कर सकते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस जो है ये कई सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स जो है ना वो बढ़ती ही चली जाती हैं। इसी तरह हाउसिंग में अगर आपने जानवर को कंक्रीट के फ्लोर पर रखा हुआ है और उसके पास कच्ची जगह नहीं है, तो ज्यादा जानवर ऐसे होंगे जो हीट एक्सप्रेशन ही नहीं देंगे। हीट साइंस का सबक तो ना, एक दूसरे जानवरों पे जंपिंग करना, जब कोई हीट में आता है तो जानवर एक दूसरे पे जंपिंग करते हैं, ऐसे ही है ना। तो जानवर जो है वो एक दूसरे पे जंपिंग जब नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा भाई हीट में। तो एनिमल्स जो है अपने हीट साइंस को एक्सप्रेस नहीं करते। हाँ, अगर आप जानवर को कच्ची जगह प्रोवाइड कर दें, सॉफ्ट जगह प्रोवाइड कर दें, तो वो अपना बिहेवियर जो है वो अच्छे से एक्सप्रेस करेगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हाउसिंग है, और हाउसिंग का मेन मकसद है काउ कंफर्ट। क्या है जी, काउ कंफर्ट है। आप लोग जब पेपर की तैयारी करते हैं तो आपकी यही कोशिश होती है ना, अगर गर्मी का मौसम है तो पंखा चला लें, एसी चला के बैठ जाएं, अगर सर्दी का मौसम है तो बिल्कुल चादरें चादरें पहन के हीटर के पास बैठ के आप लोग स्टडी करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपके हाथ थर रहे हों और उंगलियां जो हैं वो आपकी बिल्कुल कांप रही हों और आपके हाथ में बुक्स पकड़ा दी जाए और कहे तैयारी करो, ठीक है जी, बर्फ में बैठा दिया जाए आपको, तो मेरा ख्याल है आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। यही जानवरों के साथ भी है, अगर आप उनको प्रॉपर हाउसिंग नहीं देंगे तो वो अपने प्रॉपर बिहेवियर पैटर्न को शो ही नहीं करेंगे। तो ये दूसरा क्या हो गया, हाउसिंग हो गया। अब आ जाए तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हीट डिटेक्शन। ये आपने पिछली क्लास में आपसे मैंने हीट डिटेक्शन को डिस्कस किया था कि जानवर को हीट में पकड़ना कैसे है, कौन कौन से टूल्स हैं जिनके जरिए आप जानवर को हीट में डायग्नोस कर सकते हो। याद रखिएगा, फार्म पे किसी भी तरह आपकी हीट डिटेक्शन 70% से कम नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 10 जानवर हीट में हैं तो आपकी जो मैनेजमेंट है वो इस तरह से होनी चाहिए कि कम से कम 7 जानवर जो हैं आप हीट में पकड़ लो, 3 की छूट है आपको। लेकिन अगर आपके पास फार्म पे 10 या 12 या 15 जानवर हीट में आते हैं, आपको पता ही 2-4 का लगता है, इट मींस कि आपकी ब्रीडिंग एफिशिएंसी तो बढ़ गई। वो आजकल बहुत चल रहा ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। अगर आप लोग टाइम पर हीट नहीं पकड़ोगे तो बड़ा नुकसान कर दोगे। इसलिए हीट डिटेक्शन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपरली हीट डिटेक्शन कर लेते हो, प्रॉपर टाइम पे जानवर को हीट में पकड़ लेते हो, इससे आपको पता है कितने एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज, आपका जानवर टाइम पे इंसेमिनेट हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा एडवांटेज, जो जानवर खुद से हीट साइन शो कर देते हैं उनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे कंसेप्शन अच्छा मिलता है। तीसरा एडवांटेज, अगर जानवर को आप हीट डिटेक्शन अच्छी कर लेते हो तो आपके ईस्ट सिंक्रोनाइजेशन पे प्रोटोकॉल्स पे लगाने वाले एक्सपेंसेस बच जाते हैं। तो इसके कई सारे एडवांटेज हैं। तो बेहतर यह है कि आपने हीट डिटेक्शन को इंप्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं? 3 टाइम मुकर्रर कर लें।
अपने 3 टाइम मुकर्रर कर लें कि इन टाइम्स पे आप शेड में जाके एनिमल्स को बाकायदा एनालाइज करेंगे। अगर मैं फार्म पर मौजूद हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि मगरिब के टाइम, असर से मगरिब के टाइम, आजकल असर तकरीबन 4 बजे, तो 4:30 से लेके तकरीबन 7:30 तक 3 घंटे शेड में गुजारें और हीट डिटेक्शन करें। और फिर सुबह के टाइम फजर के इर्द गिर्द के 2-3 घंटे, मतलब रात को 3:30 से लेके सुबह 6:30 तक, ये दूसरी विंडो हो गई। और तीसरी विंडो दोपहर 12 बजे की हो गई। इन 3 टाइम्स पे फार्म पे वो टाइम गुजारें और एनिमल्स को देखें। हाँ, अगर आप लोग डेयरी फार्मर हैं, कल को फार्म बना लेते हैं, आपके पास टाइम ज्यादा है, अगर एक बंदा 25,000 पे हायर करना पड़ जाए जिसका काम ही सिर्फ ये हो कि शेड में इन 3 टाइम्स पे एनिमल्स को देखना है, जो हीट में आ जाए उसके नंबर नोट करने हैं, तो आपका ये दिया हुआ 25,000 आपके हक में बहुत बेहतर होगा। याद रखिएगा, बड़े सेटअप्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि उन्होंने हीट डिटेक्शन के लिए बाकायदा फोर्स रखी हुई है, जो हर शेड के अंदर जो है एनिमल्स की हीट को डिटेक्ट करती है। तो हीट डिटेक्शन जो है ये अगला टूल है जिसके जरिए आप अपना जो टारगेट है साल में एक बच्चा लेने वाला, उसको अचीव कर सकते हैं। नंबर 4, चौथा है जी ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल्स। अब आपका जानवर मिसाल के तौर पे हीट में नहीं आ रहा है जी, अब आपके जहन पे सवार है कि मैंने यार इसको 90 दिन के अंदर अंदर प्रेग्नेंट करना है या 60 से 70 दिन के अंदर मैंने इसको इंसेमिनेट करना है, तो इसका बेहतरीन हल क्या है कि आप जानवर को प्रोटोकॉल लगा दें, ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन कर दें। ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है कि आप कुछ इंजेक्शन इस्तेमाल करते हो, जानवरों को वो इंजेक्शन लगाते हो और उनको एक ही टाइम पर सबको इंसेमिनेट कर देते हो, फिक्स टाइम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाती है। और हम क्या करते हैं फार्म पे, जब देखा कि हमारे जानवर को बच्चा दिए 45 दिन हो गए हैं, हम उसकी बाकायदा यूट्रस को चेक करते हैं, बच्चेदानी ओवरीज को चेक करते हैं, उसके बाद उसको हम प्रोटोकॉल में डाल देते हैं। और प्रोटोकॉल हमारा 26 दिन का है, तो 71th डे पे उन सबकी इंसेमिनेशन हो जाती है। तो ये तरीकेकार है कि जानवर को टाइम पर इंसेमिनेट करना। कोशिश करनी है कि जब एनिमल का टाइम हो जाए, एलिजिबल टू ब्रीड हो जाए, कोशिश क्या करनी है, अगर जानवर एलिजिबल टू ब्रीड हो जाए तो फटाफट उसको ब्रीड कर दो। अब एलिजिबल टू ब्रीड क्या है, एक बच्ची जिसका 350 किलो वजन हो चुका, 4.25 फुट हाइट हो चुकी, 11 से 12 महीने हो चुकी, अब वो कैंडिडेट है कि उसको प्रेग्नेंट होना चाहिए, फटाफट उसको काबू करो। एक ऐसी गाय जिसको बच्चा दिए 45 से 50 दिन हो चुके हैं, ये कैंडिडेट है, एलिजिबल है ब्रीडिंग के लिए। आप जैसे जब एडमिशंस के लिए अप्लाई करते हो ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जब आप लोग इस डिग्री में आए थे तो आपको कहा गया था कि कम से कम एफएससी होनी चाहिए, ऐसे ही है, और फिर एफएससी में भी जी इतने नंबर होने चाहिए, यही बताया गया था। अगर आप मैट्रिक करके आते तो क्या यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता था? नहीं, क्योंकि आपने क्राइटेरिया फुल नहीं किया। इसी तरह जब ब्रीडिंग में जानवरों को डालना है तो क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। एक ऐसा जानवर जिसको बच्चा दिया अभी हफ्ता हुआ है, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, वो ब्रीडिंग कैंडिडेट नहीं है। एक बच्ची जो 250 या 250 किलो की है, तो वो भी ब्रीड कैंडिडेट नहीं है। वलैती गायों में 350 किलो वजन पे ही आपने ब्रीडिंग करनी है, इससे नीचे ना करें। तो अगला चौथा टूल हमारा क्या हो गया, ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन, ताकि टाइम पर जानवरों को इंसेमिनेट किया जाए और प्रेग्नेंट किया जाए। अब आ जाए पांचवा टूल है अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। क्या है जी? अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, कि आपने एनिमल्स को टाइम पे प्रेग्नेंट डिक्लेयर कर देना है। मैं एक फार्म पे गया, वहां पर मुझे बताने लगे कि हमारे यहां पर 3 महीने से पहले प्रेगनेंसी चेक ही कोई नहीं करता। अब मिसाल है कि एक जानवर को आज आप इंसेमिनेट कर देते हो, आप 3 महीने के बाद डिक्लेयर करते हो ये तो खाली है, तो आपने कितना टाइम ज़ाया कर दिया। मेरी बात समझिए आप। इसलिए अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करें अल्ट्रासाउंड के जरिए आप 28 से 30 दिन पे, और अगर आप अल्ट्रासाउंड की मदद नहीं लेते हाथ के जरिए भी, तो तजर्बेकार वेटनेरियन जो हैं वो 35 दिन की प्रेगनेंसी बता सकते हैं। तो कहां पे 35 दिन की प्रेगनेंसी हाथ से चेक करनी, कहां पे 3 महीने बाद है जी,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर जानवर खाली है तो आपने तकरीबन 2 महीने ज़ाया कर दिए। यहां पर हम तो गेम दिनों में कर रहे हैं, इधर महीने ज़ाया हो गए। इसलिए जानवर को टाइम पे प्रेग्नेंट डिक्लेयर करना है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो वेल एंड गुड, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो फौरी तौर पे उसका नेक्स्ट प्लान आपने करना है कि यार इस जानवर को, अच्छा ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसको प्रोटोकॉल में लगाना है, इसकी फीडिंग को बेहतर करना है, इसको कुछ इंजेक्शंस देने हैं, इसको हार्मोन्स देने हैं, इसकी यूट्रस में मेडिसिन रखनी है। कोई भी प्लान आप बनाते हैं वो आपको फौरी करना होगा, टाइम बच जाएगा। पाकिस्तान में जो ब्रीडिंग की जाती है वो सीजनल ब्रीडिंग है। क्या है जी? ज्यादातर फार्म इसको फॉलो करते हैं कि आपके नवंबर से अप्रैल के बीच में हर फार्म का टारगेट होता है 80% से प्लस जानवरों को प्रेग्नेंट कर लिया जाए। तो नवंबर से आप अप्रैल तक देखें तो 5 महीने बनते हैं। तो इन 5 महीनों में अगर 3 महीने आपने इसी का चक्कर में जाया कर दिए कि 3 महीने बाद मैं प्रेगनेंसी करूंगा और तब पता लगा जानवर खाली है, फिर आपका काम हो गया, फिर तो नहीं आपको टारगेट मिलता हुआ। मेरी बात समझिए आप। इसलिए जानवर को टाइम पर अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जरूरी है ताकि जो प्रेग्नेंट है वो प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो जाए, जो नॉन प्रेग्नेंट है उनका फौरी तौर पर इलाज किया जाए। 5 हो गए। छठी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है मल्टी प्रेग चेक। क्या है? मल्टी प्रेग चेक का मतलब ये है कि आपने 35 डेज पे एक जानवर को प्रेग्नेंट डिक्लेयर कर दिया कि यार ये प्रेग्नेंट है। बड़े हार्ट से जब आप लोग काम करोगे ना, 100 का हार्ट है, 150 का हार्ट है, 500 का हार्ट है, तो समटाइम्स क्या होता है कि छोटी एबॉर्शन वो मिस जज हो जाती है, वो आपको पता ही नहीं चलती। जानवर ने बच्चा फेंक दिया, मिसाल है, आपको पता ही नहीं चला। सुबह सुबह अगर 40 या 45 या 50 दिन का बच्चा फेंका, वो इतना सा होता है, छोटा सा, अमूमी तौर पे कब्बे कुबे खा जाते हैं। आज या जानवर के पांव के नीचे आ गया, आपको पता ही नहीं लगा। इवन के मैंने तो कुछ फार्म ऐसे भी देखे हैं जहां पे अबॉर्शन होती है, कुत्ते ही चाक के ले जाते हैं बच्चे, पता ही नहीं लगता, ऐसे भी देखे। तो जब आपको पता नहीं चलेगा आपने कि कागजों में जानवर प्रेग्नेंट है, एक्चुअल में बच्चा फेंक गया, अब वो चलता जा रहा है, आपके रिकॉर्ड में प्रेग्नेंट है वो खाली बच्चा फेंक गया। अब जब तक वो दोबारा हीट में नहीं आता तो आपको पता ही नहीं। कई दफा ऐसे हुआ है कि जब जानवरों को ड्राई करने का टाइम आता है तब पता चलता है यार ये तो खाली है। कई दफा ऐसे भी हो जाता है लोग जानवर ड्राई कर देते हैं, जब 9 महीने पूरे होते हैं पता लगता है तो खाली है। इसलिए जानवरों को हम 3 दफा चेक करते हैं, 35 दिन पे, 3 महीने पे और 7 महीने पे। जब जानवर का दूध खुश किया जाता है 3 दफा हम जानवर का प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, इस चीज को क्लियर करने के लिए कि हमारे रिकॉर्ड में जो जानवर प्रेग्नेंट हैं वो वाकयातन प्रेग्नेंट हैं। उनमें से कोई अगर अबॉर्ट हुआ है तो वो आप पिक कर लेते हो, फिर उसका नेक्स्ट से प्लान तैयार कर लेते हो। ठीक है? तो रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को साल में एक बच्चा लेने के लिए कैसे, कौन से मैंने स्टेप बताया, फीडिंग का बताया, हाउसिंग का बताया, हीट डिटेक्शन का बताया, सिंक्रोनाइजेशन का बताया, अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस और मल्टी प्रेग चेक। ज्यादातर चीजें मेरे भाई इन्हीं के गिर्द घूमेगी और इंशाल्लाह आप अपने टारगेट के नजदीक से नजदीक तर होते चले जाएंगे। एक चीज और इसमें ऐड कर लें, वो है कलिंग। क्या है? ये वो चीज है जहां पे हमारे फार्मर की जान निकलती है और चीखें निकल जाती हैं। क्या है जी? जब हम कहते हैं ना कि ये जानवर कंडम हो गया, इसको निकाल दो, तो वो कहता है नहीं यार ये तो मेरे बाप दादा परनाना लक्कर नाने की वो 5वीं लड़ी से चलती आ रही है, तो हम इसको कैसे सेल करें। मेरी बात समझिए आप। अगर कोई जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो रहा किसी भी वजह से, है जी, या बच्चा फेंक गया, अब वो प्रोडक्टिव नहीं है, दूध नहीं दे रहा और आपको लग ये रहा है कि अगले 1 साल के अंदर भी इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि ये प्रॉफिटेबल होगा। मिसाल के तौर पे एक जानवर है जिसको 10 दफा इंसेमिनेट करवा लिया, दूध नस गई, दूध नहीं है नीचे, आप उसको सीमन रखी जा रहे, रखी जा रहे, रखी जा रहे, वो रिपीट होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। बहुत बेहतर है ऐसे जानवरों को सेल कर दें। ये कलिंग जो है फार्म का बुनियादी हिस्सा है। अगर आप फार्म की मैनेजमेंट को बेहतर करना चाहते हो तो मैनेजमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कलिंग। 10 से 20% तक लोग कलिंग करते हैं सालाना। कितनी चीज? 10 से, कुछ लोग बहुत अग्रेसिव हैं 20% तक कर देते हैं, कुछ लोग जरा मॉडरेट हैं 10% तक करते हैं, कुछ 14% तक भी कर लेते हैं।
इससे क्या होगा कि जो आपके कंडम जानवर हैं वो बीच में से माइनस होते जाएंगे, अच्छे जानवर फार्म पे रह जाएंगे और आपका काविंग इंटरवल भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अगर आपके फार्म पे मिसाल के तौर पे 100 जानवर हैं, उनमें 10 जानवर रिपीट ही करते जा रहे हैं, नहीं ठहर रहे, तो इस 10 की वजह से बाकी 90 का रिकॉर्ड भी आपका काविंग इंटरवल का खराब हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 90 जानवर है, आपका काविंग इंटरवल आ रहा है 415 दिन, और ये 10 जानवर ऐसे हैं जिनको बच्चा दिए 600 दिन हो गए, अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो रहे। तो जब ये 600 दिन को आप 415 दिन में शामिल करोगे ना, तो आपका काविंग इंटरवल खुद ही जंप करके 450 पे चले जाएगा, क्योंकि ये रिपीटर हैं, ये आपका काविंग इंटरवल डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो कलिंग बहुत जरूरी है। कोई सवाल आपका? जी सर, हम एक वेबसाइट पे तो कितनी टाइम ले सकते हैं मैक्सिमम, अगर हमने एक आदमी का रखी है? ये भाई पूछ रहे हैं कि आप एक एनिमल से मैक्सिमम कितनी काविंग ले सकते हैं। देखिए भाई, हमारा फार्म पे हमारी स्ट्रेटेजी ये होती है कि जब तक जानवर प्रोडक्टिव है हम उसकी जान नहीं छोड़ते। उसकी वजह ये है, हमारी मजबूरी है कि यहाँ पे जानवर एक्सपेंसिव बहुत है। क्या है जी? बहुत महंगा है। 10-10, 11-11 लाख की वैरायटी गाय मिलती है। तो हमारी कोशिश होती है कि इसको जितना ज्यादा इससे प्रॉफिट ले लो, जितने ज्यादा सूए ले लो, जितने ज्यादा बच्चे ले लो। हाँ, अमेरिका में, यूएस में क्या ट्रेंड है, अमूमी तौर पे सेकंड या थर्ड लैक्टेशन के बाद जानवर को सेल कर दिया जाता है। क्यों? वहां पे बीफ मार्केट बहुत अच्छी है। अगर मिसाल के तौर पे सेकंड या थर्ड लैक्टेशन की कैटल को आप एज ए बीफ एनिमल सेल करते हो, तो उसमें थोड़े ही पैसे डालोगे, आपको एक नई डेयरी एनिमल मिल जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं कि एजेड एनिमल्स को निकाल देते हैं और अपने हर्ड को फ्रेश रखते हैं। हमारी मजबूरी ये है कि अगर यहाँ पे तीसरे सूबे की गाय को मैं सेल करना चाहता हूं और वो तीसरे सूबे की गाय को मैं कसाई को बुलाता हूं, वो रेट लगाता है 2.5 लाख। मार्केट से जब नई लेने जाओ तो कितने की आती है? 10 लाख की। फर्क कितना? 7.5 लाख का। ये फर्क बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जब तक जानवर कंडम ना हो जाए हम उसकी जान नहीं छोड़ते। जब तक पता लग जाए कि ये नॉन प्रोडक्टिव हो गया, फिर जाके इसकी कलिंग का फैसला करते हैं। अदरवाइज 4 सूबे दे रहे, 5 दे रहे, 6 दे रहे, वो नेवर माइंडेड। ठीक है जी? और कोई सवाल आपका बेटे? ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।